हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपका वेलकम है मेरे इस खूबसूरत से चैनल रेनबो फिजिक्स बाय पेखा पे। तो स्टूडेंट, आज एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आज मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि क्लास 11 फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और ये क्लास 11 फिजिक्स में आपको सीबीएसई बोर्ड का तो सारा मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, साथ में स्टेट बोर्ड भी ये कवर करेगा। और इवन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। तो आप जो है कि जब भी आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आप क्या करें, जो टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में सीखें, क्योंकि बाद में जब हायर क्लासेस में आप जाते हैं और जो टर्मिनोलॉजी आपकी इंग्लिश में आती है तो आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो आप कम से कम टर्मिनोलॉजी तो आप इंग्लिश में सीखें। तो ये वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी उसके लिए भी। तो सीबीएसई को मैंने फोकस करके बनाया, लेकिन ये सारे स्टेट बोर्ड भी आपके कवर करेगा। और इवन दो अगर कोई स्टेट बोर्ड कवर नहीं करता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसे हैं जो ये कवर नहीं कर रहा है, तो मैं उसे ही एडिशनल उसके कुछ वीडियोस आपको शेयर कर दूँगी। तो हम बात करते हैं कि आज हम क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट 2026-27 सेशन के अकॉर्डिंग यूनिट्स और मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है आपके आज का गोल मेरा यह रहेगा। अगर आपकी वीडियो जो है आपकी 35 से 40 मिनट की वीडियो से ज़्यादा मैं बनाती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की जो सिटिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अगर इतने में आ जाएगा तो हम इतने टॉपिक कवर करने का आज हमारा गोल है। तो टॉपिक है नीड्स फॉर मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दो चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है। मेजरमेंट होता क्या है, हम नीड तो कह दी हमने मेजरमेंट की क्या होती है, लेकिन वाकई में मेजरमेंट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल और डिराइव दो टाइप होते हैं बेसिकली, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे कि बेसिकली कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो पॉपुलर है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक नीड्स फॉर मेजरमेंट में, कि मेजरमेंट जो है जिसको हिंदी में मापन कहते हैं, मापना, नापना, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसको मैं आपको छोटी सी कहानी से स्टार्ट करती हूँ। कि आज से कुछ टाइम पहले की बात है, आज से बहुत सालों पहले की बात है, जब मेजरमेंट के लिए कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं बनाई थी कि मीटर इतना होता है, किलोग्राम इतना होता है, बनाई थी। तो एक आदमी सामान लेने के लिए जाता है। सपोज़ उसे चावल चाहिए, घर में जाके उसको राइस बनाना है, तो उससे वो चावल लेने के लिए गया। तो वो चावल लेने के लिए गया मार्केट में। तो उस टाइम जो आपका मेज़रमेंट का तरीका था, सपोज़ वो क्या था कि मुट्ठी था, कि वो मुट्ठी के हिसाब से चावल लेके आता था, कितनी मुट्ठी भर के चावल लेके आना। तो घर में उससे कहा कि तुम 10 मुट्ठी चावल लेके आना, हमें चावल बनाने हैं। हो गया बात। अब वो व्यक्ति जैसे ही बाज़ार में गया, तो वो आदमी जब बाज़ार में गया और उसने अलग अलग शॉपकीपर से आपके बात करी, तो उसने देखा कि अलग अलग जो शॉपकीपर हैं उनके जो हाथ का साइज़ है वो अलग अलग है। तो उनका जो मुट्ठी का साइज़ है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है सबका। अब जिसकी मुट्ठी बड़ी है, जिसका हाथ बड़ा है, तो उसके वहाँ तो उसने देखा कि काफ़ी भीड़ हो रही थी, क्योंकि सबको पता है कि 10 मुट्ठी में उससे ज़्यादा चावल मिलेगा। लेकिन जिसकी मुट्ठी का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उसके वहाँ भीड़ के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो उसने लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उसने खुद डिफरेंस देखा कि 10 मुट्ठी में एक जगह तो क्या था, वो अच्छी क्वांटिटी में चावल मिल रहा था और एक जगह कम क्वांटिटी। तो देखिए, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। 10 मुट्ठी चावल दो अलग अलग शॉपकीपर से लिया जा रहा था, लेकिन दोनों में क्या होता है, यूनिफॉर्म आपका मेजरमेंट नहीं मिल रहा था, एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी आपको उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो देखिए, ये कारण है जिसको मैंने आपको एक कहानी के फॉर्म में बताया कि यह कारण था कि मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, मेजरिंग यूनिट्स बनाई गई। ठीक है, मेजरमेंट को प्रॉपरली डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसको मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके ये टॉपिक आता है तो आप इस पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्यूरेसी। देखिए, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी क्यों। मेजरमेंट की ज़रूरत एक्यूरेसी के लिए पड़ी, ताकि हम चीज़ों को एक्यूरेट फॉर्म में पता कर सकें। जैसे मैंने कहा कि मुझे कपड़ा चाहिए,
ठीक है, मुझे कपड़ा चाहिए, तो हमें एक्यूरेट बताना पड़ेगा हम अब कितना कपड़ा चाहिए। अब मैंने पुराने ज़माने के हिसाब से किया कि मुझे 1 हाथ कपड़ा चाहिए। अब सपोज़ हो सकता है कि मेरा हाथ लंबा नहीं है, लेकिन जहाँ शॉपकीपर के पास मैं ख़रीदने गई उसका हाथ लंबा था, तो मुझे हो सकता है कि बड़ा कपड़ा मिल गया या छोटा कपड़ा। इससे अच्छा तो होता कि मैं कहती कि मुझे 0.5 मीटर कपड़ा चाहिए, या मुझे 1.1 मीटर चाहिए, या मुझे 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ऐसा कहने से मेरा जो फिज़िकल क्वांटिटी को नापने का तरीका था वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होता। तो पहला क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है टू कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज़, अलग अलग क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में 2 टेबल हैं, एक टेबल मैंने कहा एक टेबल लॉन्गर है दूसरे टेबल से, फर्स्ट टेबल इज़ लॉन्गर देन अदर टेबल। अब मैंने लॉन्गर तो कहा क्योंकि सपोज हो सकता है कि वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक इतना है और एक इतना है, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सपोज उनमें बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है दोनों टेबल में, तो मुझे डिफ़िकल्टी आएगी उनको कंपेयर करने के लिए। तब मुझे अगर उनका मेजरमेंट पता हो, जैसे मुझे पता हो कि एक टेबल आपका 1.3 मीटर है लेंथ का है और दूसरा टेबल 1.4 मीटर का है, बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन जब मैंने मेजरमेंट किया तो वो बारीक सा डिफरेंस भी समझ में आ गया कि कौन लॉन्गर है और कौन शॉर्टर है। तो अगर 2 चीज़ों को कंपेयर के बीच में कंपैरिजन करना होता तब भी हम किसको यूज़ करते हैं, मेजरमेंट को यूज़ करते हैं, तभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। थर्ड पॉइंट हमें दिखा है टू परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। देखिए आपको पता है कि साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। अगर हम एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट नहीं करें, मतलब हम मेजरमेंट को हम इंक्लूड ही ना करें, तो हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। जो फाइनल रिजल्ट, बहुत सारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है उसका गोल क्या होता है कि फाइनल हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिले, एक वैलिड रिजल्ट मिले। तो अगर हम मेजरमेंट की हेल्प लेंगे ही नहीं तो हमको फाइनली एक वैलिड रिजल्ट मिलने को नहीं मिलेगा। तो अगर हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है और इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक फाइनल रिजल्ट फाइंड करना है, एक वैलिड रिजल्ट फाइंड करना है, तो ये ज़रूरी है कि हम मेजरमेंट की हेल्प लें, और मेजरमेंट तभी आपका इंक्लूड हुआ। फाइनल वाले मैंने आपका 4th पॉइंट मैंने दिया है टू कम्युनिकेट ग्लोबली कम्युनिकेट करने के लिए ये ज़रूरी कि हम मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। रीज़न, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि मैंने आपका क्या है कि मैं अपने शहर में, मैंने कहा कि मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में मुझे 1 केजी या 1 लीटर मुझे मिल्क चाहिए, तो मैंने 1 लीटर मिल्क लेके मैं आ गई अपने घर पे, और मुझे पता है कि मेरे फैमिली की रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो 1 लीटर मिल्क सफिशिएंट है मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैं सपोज़ फॉरेन कंट्री चली गई किसी, या मैं किसी मेट्रो सिटी में चली गई, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ भी मैंने बोला कि 1 लीटर मिल्क मुझे रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मुझे उतना ही दूध दिया और वो दूध मेरे फैमिली के लिए सफिशिएंट है। कहने का मतलब अगर मेजरमेंट नहीं होता तो मैं अपने आइडिया से या फिर से एजम्पशन से अगर मिल्क लेके आती तो हो सकता है कि वो मेरे फैमिली के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता। तो मैंने यहाँ बात करी या मैंने फ़ॉरेन में बात करी, मैंने अपने होम टाउन में बात करी या मैंने किसी मेट्रो सिटी में बात करी, लेकिन दोनों जगह में क्या सेम था, क्योंकि मेजरमेंट था इसलिए हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प मिली। मैंने यहाँ भी 1 लीटर मिल्क कहा तो मुझे वही मिला, और मैंने बाहर जाके भी 1 लीटर मिल्क कहा तो मुझे उतनी ही क्वांटिटी का मिल्क मिला। तो ग्लोबली भी हमें कम्युनिकेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मेजरमेंट की। तो ये जो 4 है बेसिक पॉइंट है, इसको और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप इतना लिखते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। ये 4 आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपके मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके अंदर पे आप इसको थोड़ा सा 2-3 लाइन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि ये है आपका मेजरमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में यूज़ होने वाली सारी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़रमेंट कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, okay, and in terms of which we can explain the laws of physics.
ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम एक तो मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कैसे, या तो हम इसे डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं या हम इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इनके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ विच, इनके टर्म्स में हम जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं या रूल्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे आपकी जितनी भी क्वांटिटीज़ आपकी फिजिक्स में यूज़ होती हैं, जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी तो आपके ढेरों हैं, वो इतनी है हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको फिजिक्स में मिलेगी। तो अब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहे हैं, जैसे मैंने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले ली, मैंने कहा कि चलो उसमें से मैंने मास को उठाया। ठीक है, मैंने लिया मास, मैंने कहा एक बॉडी का मास जो है वो है आपका 15 kg। ये किसी बॉडी का मास है, ये बहुत ध्यान से बता। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मास जो थी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में ये 15 और ये kg क्या है। ठीक है, ये वाला टर्म 15 जो है वो है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू n। क्या है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये वाला टर्म आपका है फिजिकल यूनिट, या सिंपल इसको हम यूनिट भी कहते हैं। ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, ये है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये है आपकी यूनिट। ठीक है, यूनिट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डिनोट करना है, उसे एक्सप्रेस करना है, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के टर्म में से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक कॉमन फॉर्मूला बन सकता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना है तो कैसे डिनोट होगी, n इंटू यू करके। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना है तो वो कैसे आपकी डिनोट होगी, n इंटू यू करके। n मीन्स हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, u यूनिट। कोई और एग्जाम्पल ले लो, सपोज q क्या है आपका, लेंथ है, हमें लेंथ नापनी है, और मैंने कहा लेंथ जो है वो आपकी 2 मीटर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी q, 2 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू n, और मीटर आपका यूनिट u है। समझ में आ रहा होगा? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के टर्म में। तो एक फॉर्मूला आपका बन के आ गया, q इक्वल टू n इंटू यू। क्यू आपका किसके बराबर होता है, n इंटू यू के बराबर। ठीक हो गया, इतना क्लियर होगा आपको? ये था आपका फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। लेकिन अभी हम इसको अगर डिफाइन करें कि कोई किसी ने हमसे पूछा कि यूनिट को डिफाइन कैसे करोगे, या फिजिकल यूनिट या यूनिट को डिफाइन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आ गया कि इसको हमें डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है यूनिट की, तो कैसे देंगे डेफिनेशन। तो इसको आपको समझाती हूँ मैं छोटे से एग्जाम्पल से, फिर आप इसकी डेफिनेशन खुद बनाएंगे। देखिए, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। आप अगर फिजिक्स को जितना ज़्यादा समझोगे, आपकी जो आपकी इसमें पकड़ है वो उतनी अच्छी होती जाएगी और फिजिक्स आपको उतनी ही सिंपल लगेगी। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी नया अगर कोई फैक्ट आता है या कोई भी आपका नया टॉपिक आता है, तो आप उसको समझिए। उसकी इवन दो इसकी डेफिनेशन याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन बनाइए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को याद करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने कहा था कि बहुत पुरानी बात, हमारे पूर्वजों की बात, जब मेजरमेंट था ही नहीं, तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक दुकानदार जो है एक बड़े से कट्टे में, एक बड़े से बोरे में गेहूँ लेके आया। वो गेहूँ लेके आया बेचने के उद्देश्य से। ठीक हो गया। अब उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो वाइफ थी, वो थोड़ी सी क्लेवर थी, इंटेलिजेंट भी थी। तो उसने कहा कि देखो, तुम मुट्ठी के हिसाब से क्या देते हो, गेहूँ देते हो, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है।
तो अब ऐसा करते हैं, हम एक फिक्स क्वांटिटी बना लेते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी बना लेते हैं। उसने कहा कि एक फिक्स क्वांटिटी ली, उसने एक छोटा सा डब्बा लिया, उसने कहा ये फिक्स क्वांटिटी है, इस फिक्स क्वांटिटी में जितना गेहूँ आएगा, इस छोटे डब्बे में जितना गेहूँ आएगा, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ। उन्होंने जैसे वैसे तो उन्होंने ये नाम नहीं दिया, ये कुछ स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस हुई जो स्टैंडर्ड आपकी कुछ स्टैंडर्ड आपकी कम्युनिटी होती थी, उन्होंने डिसाइड किया नाम, लेकिन मैं आपको खाली एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ये छोटा सा डब्बा है, मैं इसमें जितना भी गेहूँ इस डब्बे में आएगा, मैं इस डब्बे के गेहूँ को कहूँगी किलोग्राम, ठीक है। और जब कोई जो भी आपका परचेजिंग करके करने के लिए दुकान में आएगा, तो मैं तुमसे कहूँगी कि अगर वो 3 kg गेहूँ दे दो, तो आप क्या करना कि 3 बार 1 2 3 टाइम्स आप उसके जो भी आपका कैरी बैग लाएगा उसमें डाल देना। अगर वो कहेगा कि मुझे 10 kg चाहिए, तो आप उसको 10 टाइम्स उसको क्या दोगे, कैरी बैग में डालना। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो मेजरमेंट है वो यूनिफॉर्म रहेगा, और हमें नुकसान फ़ायदा में मतलब हमारा जो फ़ायदा है वो हमेशा एक अप्रॉक्स सेम रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें लॉस हो गया, कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और सामने वाले के लिए भी क्या होगा, ये अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उसे क्यों लगेगा कि फिक्स मुझे इतना मिलना है, तो वो हमेशा दुकान में आएगा कि रिलायबल दुकान है, ये तो मेजरमेंट सही से करते हैं। ठीक हो गया। तो ये काम जो मैंने आपको पति पत्नी का बताया था, ये किसी पति पत्नी ने नहीं किया, मैंने आपको बता दिया। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का एक कॉन्फ्रेंस बैठी, और उस कॉन्फ्रेंस ने ऐसे कुछ यूनिट्स डिसाइड की। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताई ये एग्जाम्पल, ताकि आप इसको यहाँ से अपनी डेफिनेशन को निकाल सको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने गेहूँ की बात करी थी, एक कट्टा या एक बोरा गेहूँ की बात करी थी, वो है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कोई गेहूँ नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, क्योंकि हम वहाँ पे मास मेजर करते हैं। कभी भी किसी एक बोरा गेहूँ है तो उसका क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं, वेट निकालते हैं, मास ही समझ लो भी, मास निकालते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मास है, ठीक है। जो यहाँ पे उसने जो भी आपकी लेडी थी, उसने जो कंटेनर बनाया था, उस कंटेनर को हम कहेंगे यूनिट, क्योंकि उसने इसको केजी कहा था, किलोग्राम कहा था। तो उन्होंने कहा ये क्या होगी, यूनिट होगी। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को उसने एक फिक्स नाम दे दिया था, वो हुई उसकी यूनिट। फिर उसने देखा था कि ये यूनिट जो उसने बनाई है वो फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आ रही है, ठीक, कितने टाइम्स आ रही है, वो उसकी क्या हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये पूरी प्रोसेस वो जो कर रही थी वो है मेजरमेंट। देखो, इससे आपको 4 डेफिनेशन याद हुई। पहली आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक फिक्स अमाउंट ले लीजिए, आप नहीं लेंगे, वो कॉन्फ्रेंस ले चुकी है। एक फिक्स अमाउंट लिया किसी फिजिकल क्वांटिटी में, और इस फिक्स अमाउंट को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। तो ये पर्टिकुलर नेम क्या है आपका, फिजिकल यूनिट या यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी में एक स्टैंडर्ड अमाउंट को एक नेमिंग कर दी गई, ये क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब ये यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आ रही है, ये यूनिट जो कि आपका डब्बा था, वो उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आ रही है, कितने टाइम्स, 10 kg, 3 kg, ये 10, ये 3, ये क्या होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। यूनिट तो क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर अमाउंट को हमने लिया और उस पर्टिकुलर अमाउंट को एक नाम दे दिया, वो इसको यूनिट थी। और ये यूनिट आपकी फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आ रही है, वो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। और इन दोनों को कंपेयर करना, मतलब यूनिट कितने टाइम्स आ रही है फिजिकल क्वांटिटी में, ये कंपैरिजन क्या हो गया, मेजरमेंट। ये क्या आपका मेजरमेंट। तो तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और मेजरमेंट। समझ में आया होगा आपको, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इससे आप अपनी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर अमाउंट को एक नेम दे देते हैं, उस नेम को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट। कोई यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आपकी रिपीट हो रही है, वो हुई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करना ही क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। तो यहाँ पे 3 चीज़ क्लियर हो गई, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्या यूनिट होती है, क्या मेजरमेंट होता है। यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं, हमने कहा कि Q इक्वल टू एन यू होता है, तो इसको हमने थोड़ा सा Q इक्वल टू एन यू होता है, तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ आपको।
देखिए मैंने कहा कि मैं मार्केट से 1 मीटर कपड़ा लेके आई, ठीक है। अब मैंने तो इसको मीटर में बताया, लेकिन दूसरे पर्सन ने क्या कहा कि मैं 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आया, लेकिन हमें पता है दोनों चीज़ें सेम होती है, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, हो गया। तो दोनों चीज़ फिजिकल क्वांटिटी, ये है कपड़ा मतलब कपड़े की लेंथ, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी क्या आपकी लेंथ, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट यूनिट्स में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको क्यों लिख सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैंने n1 कह दिया, और ये इसकी यूनिट है, इसको मैंने u1 कह दिया, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैंने n2 कह दिया, ये इसकी यूनिट है, इसको मैंने कहा u2 कह दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि n1 u1 और n2 u2 इक्वल है, ठीक है। हमने उसके क्या सिर्फ क्या किया, यूनिट्स को चेंज किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कहीं अगर हम ये देखें, या हम एक टर्म इसको और लिख सकते हैं, क्यू n1 u1 इक्वल टू n2 u2, मतलब n इंटू यू जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो है ना, चाहे मैं 100 मीटर का हूँ, चाहे मैं 1 मीटर का हूँ, चाहे मैं 100 सेंटीमीटर का हूँ, या मैं इसको और आगे बढ़ा दूँ, इसको क्या दूँ मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर का हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1000 मिलीमीटर भी कहती तो भी सेम था, तो इसका मतलब n इंटू यू का जो प्रोडक्ट था q के इक्वल जो था वो आपका कांस्टेंट है। अब n इंटू यू अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो n है और u है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आप यूनिट की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, यूनिट बड़ी लेते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यूनिट को अगर आप छोटी लेते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी। जैसे क्या कहने का मतलब इसका, और इसको और समझना, अगर आप यूनिट की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, जैसे मैंने कहा एक यूनिट है मीटर, एक है सेंटीमीटर, अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में आते हो तो आप यू की वैल्यू, यूनिट को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, खुद ही बताओ। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो आप यू की वैल्यू को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो आपने कहा कि 1 मीटर बस 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 100 हो रही है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यू डिक्रीज हुआ तो एन इंक्रीज हुआ, तो एन और यू में क्या कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। एन और यू में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एन और यू में इनवर्स रिलेशन। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स। मैंने कहा कि यूनिट्स के 2 टाइप होते हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसको भी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल से समझाऊंगी, जिससे आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 बच्चों की क्लास को पढ़ा रही हूँ। मैं मान लेती हूँ कि मेरे आगे फिजिकल फॉर्म में कम से कम 100 स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे हुए, 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए। तो मैं 100 स्टूडेंट्स की क्लास को जब पढ़ा रही हूँ, तो मैं पहले दिन क्लास में गई और ऐसे करके मैं 5-6 दिन क्लास में चली गई, लेकिन मेरी मेमोरी इतनी नहीं है कि मुझे नाम जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि बेटा जब तक मुझे नाम याद तुम्हारे नहीं होते हैं तब मैं किसे एड्रेस करूँगी। मैं तुम्हें ऐसा तो कहूँगी नहीं कि टोपी वाले बच्चे या लाल बैग वाला बच्चा उठ जा, मैं ऐसा तो कहूँगी नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, जो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं स्टार्टिंग में, और उनके हर एक बच्चे के पीछे 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक बहुत ही एक तरीका अपनाती हूँ यहाँ पे कि मैं जो सामने वाले फ्रंट वाले 10 बच्चों हैं, इनका नाम मैं याद कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि रोहन, सोहन, मोहन या सुनीता, अनीता, पूजा, कल्पना, ऐसे करके जो 10 बच्चे हैं उनका नाम मैंने लर्न कर लिया। मैंने कहा मैं आपका नाम याद कर लूँगी।
अब मैंने कहा बाकी लोग जो रो में बैठे हैं, मैं इनका नाम के बेस पे दूसरों का नाम बनाऊंगी। जैसे कैसे, मैंने कहा कि जो अनीता है लड़की, अनीता लड़की के जो रो है आपकी, उसकी रो में जो 5वां बच्चा है, ठीक है, तो मैं उससे कहूँगी अनीता पावर 5, आप बताएंगे, तो अनीता पावर 5 आप उठ जाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखना कि मेरा नाम अनीता पावर 5 है। या मैंने कहा कि जो रोहन के रो में जो 9वां बच्चा बैठा है, 9th बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं उससे कहूँगी रोहन पावर 9, तो वो बच्चा उठ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत सरल तरीका था ताकि मैं बहुत सारी नाम एक साथ याद कर लूँ और मुझे बच्चों को इंडिकेट करने में, उन्हें एड्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने कहा कि आपके फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, इतनी फिजिकल क्वांटिटी की कि उनकी कोई नंबर्स फिक्स नहीं है। तो जो आपके कुछ साइंटिस्ट थे और जो कुछ कॉन्फ्रेंस बैठी जिसमें कुछ इंटेलिजेंट लोग बैठे और कुछ विद्वान लोग बैठे, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनमें से कुछ क्वांटिटी को तो क्या बना लेंगे, फंडामेंटल। जैसे मैंने कहा ना, आगे वाली रोग वाले बच्चों के नाम याद रख लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बच्चों को कुछ वाली यूनिट्स को क्या कह देंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। और देखो, जो मैंने एक चीज़ और खरी, जो मेरी फर्स्ट रो के बच्चे थे उनमें किसी का 2 का नाम सेम नहीं था। तो ऐसा ही यहाँ भी डिसाइड हुआ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई जाएगी वो एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होगी और एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में चेंज नहीं की जा सकती, कन्वर्ट नहीं की जा सकती, वो एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होगी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 7 को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानेंगे और उनको फंडामेंटल यूनिट्स देंगे, अलग अलग देंगे, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं किए जाएंगे। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, उनके नाम हम इनके टर्म्स में निकालेंगे, जिनको हमने कह दिया डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे मैंने आगे वाले बच्चों के नाम याद करे, तो वैसे ही उन्होंने क्या करा, 7 को क्या कहा, फंडामेंटल यूनिट्स कहा, जो एक दूसरे बिल्कुल डिफरेंट है उनको अलग अलग नाम दिए जाएंगे कहा, और बाकी का जो नेम है वो इनके बेस पे निकाला जाएगा, तो उनको हमने कह दिया डिराइव्ड यूनिट्स कह दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 2 टाइप की आपकी यूनिट्स आ गई, एक फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपस में इंडिपेंडेंट होती है, जो आपस में डिपेंड नहीं करती है और उनको आपस में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है, वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में या यूनिट्स के टर्म में जिनको बता सकते हैं, ये इन पे डिपेंड करती है। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने एक कहा, मास है, लेंथ हो गई, टाइम है, और वैसे तो और भी हैं, बेसिक आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी यही है आपकी, मास, लेंथ और टाइम। ये है आपकी डिराइव्ड में, स्पीड आपके डिराइव्ड है। तो जैसे मैं स्पीड निकाल, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है, डिस्टेंस एक तरह से क्या होती है आपकी, लेंथ ही होती है। तो डिस्टेंस की जगह मैंने लिख दिया लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो मेरी फंडामेंटल यूनिट्स है, जैसे मास है तो उसको मैंने केजी का, किलोग्राम यूनिट दे दी, लेंथ को मैंने मीटर यूनिट दे दी और टाइम को मैंने सेकेंड यूनिट दे दी। तो ये तो मैंने तीनों को अलग अलग दी। देखो, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, किलोग्राम अलग है, मीटर अलग है, सेकंड अलग है। लेकिन जब मैंने स्पीड की निकाली तो लेंथ अपॉन टाइम आया, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड। तो यहाँ पे जो यूनिट आई वो क्या आ गई, मीटर अपॉन सेकंड। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो डिराइव्ड यूनिट्स थी मीटर अपॉन सेकंड के टर्म में आई, जो कि क्या थे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स को हमने फंडामेंटल के टर्म्स में डिस्क्राइब किया। ऐसे और भी हैं। अब जो आपके कुछ सिस्टम बने, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने, इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने क्या किया, ये डिसाइड किया कि कौन सी फंडामेंटल होंगी, कौन से डिराइव्ड होंगी। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक अरेंजमेंट किया जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि कौन कौन सी फंडामेंटल होंगी, कौन सी आपकी डिराइव्ड होगी और यूनिट्स हम उनको क्या देंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अभी आपका स्किप कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिर से जो है वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। तो मैं ये टॉपिक आपको अगले वीडियो में आपको इंक्लूड कर दूंगी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाला। यहाँ तक वो क्लियर समझ में आया होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। थोड़ा सा हम एक बार इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नीड ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी ताकि एक्यूरेसी रहे। यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में हमें कम्युनिकेट करने में
प्रॉब्लम ना हो। कोई भी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें जो लास्ट का फाइनल रिजल्ट आए वो वैलिड रिजल्ट आए, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी मेजरमेंट की। फिर हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which measured directly or indirectly and by in the terms of which we can explain that all the laws of physics, ये कह सकते हैं आप। उसके बाद हमने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। हमने कहा किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम उसे डिनोट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू N इंटू यू। जैसे मैंने कहा कि लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, 1 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर आपकी यूनिट है। तो हमने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है कहा, तो हमने कहा कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एक फिक्स अमाउंट को एक नेम दे देते हैं, ये आपकी यूनिट होती है, और ये यूनिट आपकी फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आ रही है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो पूरी कंपैरिजन की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बात हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और यूनिट हो गई। फिर हमने कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है और यूनिट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्यू और यू नहीं बल्कि एन और यू जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब यूनिट अगर हम बड़ी बड़ी लेते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होती जाएगी, या यूनिट अगर हम छोटी छोटी लेते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली आपकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी बड़ी बड़ी होती जाएगी। उसके बाद हमने कहा टाइप्स ऑफ यूनिट, दो टाइप की यूनिट्स आपकी होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। हमने कहा कि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं की जा सकती हैं, उनको हम क्या बनाएंगे, फंडामेंटल बनाएंगे, और उनको अपनी तरफ से हमने क्या देंगे, यूनिट्स देंगे, हम नहीं देंगे, कॉन्फ्रेंस देगी। ठीक है, उसके बाद बाकी की जो बची हुई फिजिकल आपकी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हमने डिराइव्ड का, हमने कहा कि उनको हम फंडामेंटल के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, तो वो सारी डिराइव्ड हो सकती है। उसका एग्जाम्पल क्लास के 100 बच्चे, 10 बच्चों के नाम याद करो, बाकी बच्चों के नाम उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम ये बात करेंगे कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं अलग अलग सिस्टम में और कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट्स हैं अलग अलग सिस्टम में। तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती कि बहुत लेंथी हो, क्योंकि बच्चों की जो बैठने की कैपेसिटी होती है वो 30-35 मिनट मैक्सिमम है। अगर वो इतना पढ़ लें, एक एक वीडियो रोज़ देख लें, और तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो मिलेगा, कंप्लीट आपको सारा जितना भी मटेरियल वो मिलेगा। तो आप सिर्फ आधा पौन घंटा बैठिए, देखिए, उसको ही रिवीजन करिए, आपको रोज़ वीडियोस देखने को मिलेगी। तो बेटा इसी तरह से वीडियोस आपकी अपलोड करेंगे 11th की, तो इसे देखते रहिए, मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ बच्चों को जिनकी इसकी ज़रूरत है उसे आप इसे प्रमोट भी कीजिए। तो इसी तरह से साथ में पढ़ते हैं, और इसी के साथ हैव अ नाइस डे।